उनसे बोला गया कि सिद्धाश्रम में ऐसा कहते हैं कि अगर आप इच्छाएं रखते हैं तो वहां पर नहीं रह सकते। किसी भी मंत्र को हम जब निरंतर जपते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी सेलुलर लेवल पे वो मंत्र जो है वाइब्रेट होने लग जाता है। होगा क्या कि जो एनर्जी हमारी आउटगोइंग है वो बाहर जाने की अपेक्षा भीतर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। गुरु रवि परमहंस जी ने हमें अपने पिछले पॉडकास्ट में ये बताया कि कैसे उनके गुरु जी का संबंध सिद्धाश्रम से है और कैसे उनके गुरु जी को महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी। इस पॉडकास्ट में हम उनसे अजपा जप साधना के बारे में जानेंगे और महातंत्र योग के बारे में जानेंगे। वेलकम बैक गुरु जी। थैंक यू। गुरु जी, सबसे पहले आप हमें अजपा जप साधना के बारे में बता दीजिए। ठीक है। अजपा जप को हम लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि अजपा एक प्रकार का मंत्र होता है, एक विशिष्ट मंत्र होता है। और दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग उसके विषय में हमारी है वो ये है कि किसी भी मंत्र को हम जब निरंतर जपते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी सेलुलर लेवल पे वो मंत्र जो है वाइब्रेट होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा कण कण जो है उस मंत्र को जपने लगता है, स्वतः जप चलने लगता है। अजपा का मतलब ही है बिना प्रयास के जो जप किया जाए। एक तो जप हो गया और एक अजप हो गया जी। यानी कि बिना प्रयास के जो जप हो सके वो अजपा जप हो गया। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है इसमें कि अजपा दरअसल एक स्थिति है जो आप प्राप्त करते हैं किसी भी साधना के दौरान अपने मंत्र को निरंतर जप करने के कारण। ये जो आप मंत्र की बात कर रहे हैं ये गुरु द्वारा ही मिलना चाहिए और फिर इसको जपना चाहिए। गुरु द्वारा ही जी, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और जब इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हम कर लेते हैं तो ही ये अजपा बन जाता है। बिल्कुल, मतलब आप उस स्तर तक कर लेते हैं जहां पर सिर्फ मंत्र ही रह जाता है, आप रहते ही नहीं। टिल द टाइम यू आर कॉन्शियस आप उस मंत्र को ही रिपीट कर रहे हैं और बैकड्रॉप में आपके जो भी चला करता है, जो परेशानियां या चैलेंजेस लाइफ में जो कुछ भी है, आपने उनको साइडलाइन कर दिया और मैक्सिमम फोकस आपका मंत्र पे है। तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन टोटली मंत्र पर ही हो जाता है। और वही जो कल आपने पिछले पॉडकास्ट में जो आपने बात कही थी नाम कुमारी नानक वाली कि नाम से कुमारी चढ़ती है। सो यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द सेम स्टेज। आप नाम जप करेंगे और एक स्थिति धीरे धीरे ऐसी आती है कि नाम जप की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। आप सिर्फ अपने भ्रू मध्य पर ध्यान मात्र लगाएंगे और आपको जो नाम से रस प्राप्त होता है वो सिर्फ कुछ क्षण के ध्यान से ही प्राप्त होने लगे। वो भ्रू मध्य भी हो सकता है या अपने आप को सेंटर्ड करना भी हो सकता है। वो आप किसी भी हिस्से के साथ कंफर्टेबल हो अपनी बॉडी में। कुछ लोग हार्ट पे ज्यादा अच्छा फील करते हैं, तो आप जैसे ही वहां पर अटेंशन देंगे वो नाम आपको रस देने लग जाएगा। एंड दैट इज एक्चुअली आई बिलीव इज अजपा। वो अजपा की वास्तविक स्थिति है। मैं ये आपसे पूछना चाहती थी कि कुछ लोग दिल से जपते हैं, कुछ थर्ड आई पे ध्यान करके उसको जपते हैं और कुछ ब्रह्मरंध्र में भी उसको लेके जपते हैं, कुछ वो भी करते हैं। एग्जैक्टली वो आप किस पे कंफर्टेबल हैं और आप साधना करते हुए किस वाले सेंटर को एक्सपीरियंस करने लगे हैं। क्योंकि होता यह है कि पहले जो थर्ड आई पर अटेंशन देता है या हार्ट पर भी देता है, स्लोली स्लोली वो मूव करता हुआ ब्रह्मरंध्र की तरफ ही जाता है। तो बेसिकली जब आप मंत्र करेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट टिप। एवरी टाइम यू से राम यू विल फील दैट समथिंग इज स्ट्राइकिंग हियर। यहाँ पर आप टिप टिप लगातार फील करेंगे एंड देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज एक्सटेटिक्स। तो हम इनिशियली हार्ट से करेंगे उसको जब, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्वतः कर सकते हैं, खुद ही जाएगा ऊपर। बिल्कुल वो स्वतः ही जाता है। आप कहीं से भी शुरू करें उससे। आप सिर्फ वर्बली पैरेट रेपिटेशन भी शुरू करेंगे ना, बट अगर आपका रेपिटेशन सिंसियर है वो रेपिटेशन आपको एनर्जी की तरफ ही ले जाए। जी, तो हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हमने उसको ऊपर की तरफ अपनी अटेंशन लेकर जानी है। आप थर्ड आई पे अटेंशन रख के शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पैरेट रेपिटेशन भी करते हैं और आपका ध्यान परमात्मा की तरफ है कि इसके माध्यम से मुझे अपने आप तक या परमात्मा तक पहुंचना है, नेचर विल स्टार्ट मूविंग यू इन द सेम डायरेक्शन। राइट। आप जो इनिशियल साधना बताते हैं अपने शिष्य को, तो वो अजपा जप साधना ही बताते हैं। जी हाँ, उसका रीजन भी है अजपा बताने का। देखिए
मैं जो है, मैंने आपको कल भी बताया था पिछले पॉडकास्ट में, सॉरी, कि अ, मेरे गुरुजी जो दादा गुरु थे, उन्होंने जो साधना दी, जिसको महातंत्र योग के नाम से भी हम जानते हैं, बेसिकली वो भी अजपा की स्थिति में ही चली जाती है। तो वो अजपा साधना भी कहलाती है, हंस मंत्र भी कहलाता है। तो सर आपकी साधना क्या है, आपकी टेक्निक ऑफ मेडिटेशन क्या रही? हाँ, बेसिकली हमारी जो टेक्निक है वो तीनों चीजों को कंबाइन करती है। मैंने जैसे कहा कि आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं 3 आयाम में वो कवर होती है, साइलेंस, ब्रीदिंग या साउंड। मेरी जो प्रैक्टिस है, जो मुझे मिली है अपने गुरुओं से, वो तीनों चीजें कंबाइन करती है एक साथ। सो द वे वी हैव त्रिशूल ऑफ शिवा, त्रिशूल, 3 गुना पीड़ा, उसी तरीके से 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, देन possibility of you getting certain experiences increases because of you working in threefold direction. ओके। तो हमारी प्रैक्टिस बेसिकली ब्रेथ पे ही बेस्ड है। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस विच यू हैव टू डू इन योर नॉर्मल ब्रीथिंग, एंड देन आप उसको रेगुलर अपना लाइफ में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा अभ्यास देना होता है ताकि यू गेट यूज्ड टू इट, एंड वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस इन एनी सिचुएशन। मतलब आप घर पे भी कर सकते हैं, काम करते हुए भी कर सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में है, आपकी फिजिकल परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, बस आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप उसको कर पाए, जिसके लिए किसी विशेष पोस्चर की भी जरूरत नहीं है कि नहीं है आपको सिट इन अ स्पेसिफिक लोटस पोजीशन या पर्टिकुलर पोस्चर, कुछ भी नहीं। आप जहां हैं, जिस भी स्थिति में है, आप उसी स्थिति में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब इंटेंशन होनी चाहिए सीरियसली उसको परस्यू करने की, तो हो जाता है। जी आपने इस साधना को कितनी देर किया अपनी लाइफ में? मेरा देखिए, मैंने 2002 में दीक्षा ली थी गुरु से, ठीक है, जनवरी 2002 में, और ऑन एंड ऑफ कई बार कम ज्यादा भी हुई, लेकिन पीक टाइम्स में मैंने 10 से 12 घंटे एक दिन में प्रैक्टिस की है। देवर ड्यूरेशंस कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, लेकिन अमूमन साधना होती रही। मतलब एक होता है ना कि आप जब पूरा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, तो उन पैशन के दिनों में मैं 10 से 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जा पाता। तो चलते फिरते कर लेते थे, बैठ के? तो चलते फिरते चलते तो फिरते बैठ के मैंने बहुत कम की है साधना। बैठ के जो मेरा मैक्सिमम टाइम है वो 4.5 घंटे है, इससे ज्यादा मैं कभी नहीं बैठ पाया। लेकिन मैंने चलते फिरते और अन्य स्थितियों में साधना ज्यादा की है, तो इट बिकेम माई हैबिट एक्चुअली। और हैबिट फिर अपने आप होने लग जाती है कि आप भूल भी गए कि आपको प्रैक्टिस करना है, बट जस्ट बिकॉज इट हैज बिकम योर हैबिट, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा आपके द्वारा। वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो इसीलिए वो नेचुरल होने लगता है। जी बिल्कुल। ये महातंत्र योग साधना क्या है? सुनने में तो बहुत रहस्यमय लग रही है, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक न्यू टॉपिक है, न्यू साधना है। मुझे लगता है कि कई व्यूअर्स के लिए भी ये न्यू कॉन्सेप्ट होगा, तो आप इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, महातंत्र योग का जो अभ्यास है वो बेसिकली इस फंडामेंटल पे बेस्ड है कि पहली बात तो कलयुग में हमारे पास लाइफ का स्पैन बहुत कम है, उसको ध्यान में रखते हुए, और हमारी बॉडी में जो हमारा निर्माण है वाइब्रेशन लेवल, वो 49 वाइब्रेशन से है, जिन्हें आप अक्षर के रूप में भी जानते हैं। 49 प्रकार के 49 तरह के अलग अलग वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी, और कुछ वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हमारी एनर्जी कंटिन्यूअसली आउटगोइंग होती है, फ्लो कर रही होती है। तो जिन भी ऋषियों ने इस साधना को एक्सप्लोर किया, और बेसिकली ये आती है महर्षि अंगिरा के द्वारा, क्योंकि वो ही जो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं, उन्होंने इस पर ज्यादा वर्क किया। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड शिवा ने खुद इनको ये साधना दी, महर्षि अंगिरा ने उसको वर्क किया, एंड देन ही केम टू अ कंक्लूजन कि एक पर्टिकुलर साउंड है जिसका यूज करके जो वाइब्रेशन के माध्यम से जो हमारी एनर्जी लैप्स हो रही है, ड्रेन हो रही है, हम उस एनर्जी को रीस्टोर कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर साउंड, ब्रीदिंग और स्पेसिफिक पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन अप्लाई करें अपनी बॉडी पे, तो वो हमारी एनर्जी के आउटगोइंग फ्लो को रोक सकती है, उसमें विरोधाभास उत्पन्न कर सकती है, अवरोध उत्पन्न कर सकती है। तो होगा क्या कि जो एनर्जी हमारी आउटगोइंग है वो बाहर जाने की अपेक्षा भीतर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। देन कम्स वो कुंडलिनी वाला सिस्टम कि
ऊर्जा जो है आपके मूलाधार में इकट्ठी होने लगती है, जो पहले बाहर जा रही थी। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं, एंड इट स्टार्ट्स पुशिंग योर कुंडलिनी अपवर्ड्स। अब वो किस चक्र से जाती है, कब कौन से चक्र पे पहुंचती है, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वो आपकी शक्ति को ऊपर उठाना शुरू कर देती है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये साधना, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कि 3 चीजों पे एक साथ काम करती है। ब्लैंकनेस पे भी काम करती है, विच इज एम्प्टीनेस, साउंड पे भी काम करती है, विच इज योर मंत्रा, और ब्रेथ पे भी काम करती है, क्योंकि ब्रेथ जो है हमारा, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बिल्डिंग ब्रिज है हमारी इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में, हमारी बॉडी और उस दुनिया के बीच में। तो ब्रेथ से होते हुए ब्रेथ के सोर्स तक जाने की कोशिश की जाती है, एंड दैट इज वेयर दिस प्रैक्टिस है। अब ये आती कहां से है? ये आती है सिद्धाश्रम तिब्बत से, जहां से मैंने आपको बताया था मेरे दादा गुरु जी गए थे, पूर्णानंद परमहंस जी। वहां पर महर्षि अंगिरा से उनका इनिशिएशन हुआ, और महाअवतार बाबा जी के देख रेख में उन्होंने ये साधना 5 वर्ष तक की। उसके बाद ही वॉन्टेड टू सर्व सोसाइटी, कि यार मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, या जो मैं फ्री हुआ उस प्रैक्टिस की वजह से, दुनिया को भी दूं। तो उनसे बोला गया कि सिद्धाश्रम में ऐसा कहते हैं कि अगर आप इच्छाएं रखते हैं तो वहां पर नहीं रह सकते। तो ही वॉज ब्लेस्ड एंड टोल्ड कि आप बाहर जाओ, और आपकी जो इच्छा है कि इसको मैं सिखाऊं, जाके गो एंड प्रीच। और फिर वो बांग्लादेश गए, जहां पर उन्होंने अपनी आश्रम वगैरह स्थापित किया जाके, और वहीं पे ही इनिशिएटेड प्रॉब्ली 700 और 800 पीपल, जिसमें कुछ रॉयल फैमिलीज के लोग भी थे। और फिर वहां से ये लिनेज शुरू हो गई। आगे मतलब भूमानंद जी थे, भूमानंद परमहंस थे, फिर मेरे गुरु जी थे जनार्दन जी, और फिर मेरे गुरु जी के गुरु थे जनार्दन जी, मेरे गुरु डॉक्टर रमेश परमहंस, और उनसे ये मुझे प्राप्त हुआ। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कभी आपका मन नहीं किया कि मैं भी मेडिटेशन में चले जाऊं, सिद्धाश्रम? शुरू में ऐसी फैंटेसीज आती थी, लेकिन जब रियलिटी के करीब आता गया तो फिर ये फैंटेसीज खत्म हो गई। ये जो है ना, माइंड स्टिमुलेशन और फैंटेसीज के चक्कर में लाइफ बीत जाती है। आप अगर योग्य हो जाएंगे घर पे बैठे, तो दुनिया का ऐसा कोई बाबा नहीं है जो आपके पास नहीं आ सकता। चाहे वो महाअवतार बाबा हो, चाहे महर्षि अंगिरा हो, आपको खुद को नर्चर करना है, किसी के पीछे नहीं भागना। एज सिंपल एज दैट। अपने को योग्य शिव के पीछे भी आप फिजिकली भागोगे, आप भागते रहोगे पूरी जिंदगी। लेकिन शिव के जो सिद्धांत हैं, जो 108 या 112 टीचिंग्स उन्होंने दी, या जो महाअवतार बाबा जी ने चीजें प्रोपोगेट किया, अन्य संत करते हैं, आप उनको पकड़ के किसी भी मास्टर से वो टीचिंग हासिल करिए, और उसके माध्यम से खुद को ऐसा बनाइए कि वो आपके पास आए। जैसे कहते हैं कि राबिया के पास काबा खुद जाता था, जी। है ना? आप अपने आप को बनाइए, किसी के पीछे मत भागिए। जो आप हो वही वो है। डिजर्विंग कैंडिडेट बनिए। एग्जैक्टली। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा आपके लिए वो इंस्पिरेशन इसलिए हो सकते हैं कि उनके सामने भी विषम परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने अपने आप पर वर्क करके अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचाया जहां पर वो हम जो पीड़ाएं फील करते हैं उससे वो मुक्त हो गए हमेशा। शक्ति और सिद्धि वाली बात अलग हटा दीजिए, लेकिन बेसिकली क्या है, हम इस रास्ते पे क्यों जाते हैं? हम अभाव के कारण जाते हैं, और कुछ लोग प्रभाव के कारण भी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के बारे में जानना, ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंचना, बुद्ध की तरह जन्म लेना, शिव की तरह पावर्स एक्वायर करना, कृत्या का प्रकट होने की ताकत पाना, काली को प्रकट कर लेने की क्षमता प्राप्त करना, कुछ ये प्रभाव हो सकते हैं जो शक्तियों के होते हैं। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति अभाव के कारण जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीपर लेवल पे अनसेटिस्फाइड है अपने एग्जिस्टेंस से, अपने आप से। वो अभाव आपका मिटता है जब आप अपने आप को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं। हर चीज का जन्म जो है, संतों ने भी कहा है, और आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे कि उसी वॉइड, उसी साइलेंस से हो रहा है, जो कि जब स्पंदन के फॉर्म में आता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन के फॉर्म में आता है, तो वो लाइफ एक्वायर करता है, और उसी लाइफ को हम जीते हैं। और जब तक ड्युअलिटी में जीते हैं, द्वैत में जीते हैं, तब तक हमको पीड़ा मिलती ही नहीं। कभी कभी हम संसार से फेडअप होके भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं। ज्यादातर संसार से फेडअप ही होते आते हैं। कभी कभी वाला मामला उनके लिए होता है जो शुरू से ही पगलाए होते हैं भगवान, जो जिसकी पिछले जन्मों की तपस्या होती है उनके लिए। जी। अदरवाइज मेजॉरिटी इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, लोग ना दूसरे को बहुत बड़ा बना देते हैं कि उसने तो इतने जन्मों की तपस्या की हुई है, इसीलिए वो इस जन्म में। उसने तपस्या तो की हुई है, लेकिन ये देखो ना तपस्या क्यों की हुई है, वो भी तुम्हारी तरह रगड़ रहा था पिछले जन्मों में।
वो भी भागने की कोशिश कर रहा था। जो तकलीफ आपकी है वही उसकी है। उसने काम पहले शुरू कर दिया, आप अभी शुरू करोगे, बस इतना अंतर है। जी। एक एक चीज और कि महातंत्र योग एक ऐसी साधना है जो आपको मिल जाती है और आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, बिगिनिंग से लेके एंड तक। मतलब आपने जहां से शुरुआत की और जहां तक पहुंचना है, आपको बीच में कुछ चेंज नहीं करना होता। ये आप गुरु से दीक्षा ले लें, सीख लें, आप गुरु के संपर्क में नहीं भी आ पाते हैं दोबारा, मगर इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, ये आपको अपने अल्टीमेट सोर्स तक पहुंचा देगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ। महातंत्र योग में कितना समय देना पड़ता है? अगर कोई सिंसियर प्रैक्टिशनर है, जो पूर्णानंद जी कहते थे, जो दादा गुरु थे, उन्होंने कहा था कि आपको कम से कम 1.5 घंटे अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। At a तो मैं ये stretch. मानता हूं कि आजकल की बिजी लाइफ में, हाँ, आजकल की बिजी लाइफ में 1.5 घंटे एट अ स्ट्रेच बहुत डिफिकल्ट होगा किसी के लिए भी जो फ्री नहीं है अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो वो आधा आधा घंटा करके 3 स्टेप्स में कर सकता है, या बैठ कर ना भी कर पाए तो कोशिश ये करे कि 1.5 घंटे जो है वो जो चलते फिरते वाली प्रक्रिया है उसका पालन करता है, तो भी वो इफेक्ट देना शुरू करती है। और रिजल्ट्स वेरी करते हैं। मतलब कुछ लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर ही पता चलने लगा, किसी को 1-2 महीने भी लग जाते हैं, बट समथिंग और द अदर वियर्ड स्टार्ट्स हैपनिंग विद यू। वो 1 महीने के अंदर होने लग जाता है अगर आप सिंसियर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। इज इट लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड? आपके किसी शिष्य ने पूर्णता पाई है इसमें? बहुत सारे लोग हैं। पूर्णता का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अल्टीमेट सोर्स तक पहुंच गए, बट दे हैड अ ग्लिम्स, उसकी झलक मिल चुकी है। अभी रिसेंटली एक शिष्य है डेनमार्क से, ही विजिटेड मी ऑल्सो। तो वो नेपाल से हैं लेकिन डेनमार्क रहते हैं। वो अभी आए थे, वो लखनऊ आए थे मेरे पास में, एंड अभी 1 साल के आसपास हो गया उनको। एक्सपीरियंसेस काफी अच्छे रहे उनके, और वो बहुत ज्यादा वैसे वो मैजिकल वाले एक्सपीरियंसेस नहीं थे, लेकिन एक्चुअली जिस सोर्स की तरफ जाना चाहिए, जिस साइलेंस की तरफ जाना चाहिए इंसान, उसका काफी हिस्सा उन्होंने बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लिया जाके। और ऐसे बहुत से लोग जो नशे वशे के एक्सपीरियंसेस मैंने आपको शेयर किए थे पिछले पॉडकास्ट में, कि आपको नशे की अनुभूति होना, बॉडी का एक्सपेंशन होना, ब्राइट लाइट्स दिखना, या प्रार्थनाएं पूरी होना, ऐसे न्यूमरस लोग हैं। तो मतलब वन स्पेसिफिक एग्जांपल देना बहुत मुश्किल होगा। लोगों ने कई बार मुझे कंप्लेन किया, कंप्लेन मतलब इन पॉजिटिव सेंस, कि आपने ये क्या दे दिया है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह से दारू पी के लेटा हुआ हूँ, नशा करके पड़ा हुआ। ठीक है। अभी एक टीचर थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे, कोरोना में चले गए थे। तो उन्होंने जब लिया था तो 3 दिन तक वो अपने ऑफिस ही नहीं जा पाए, 3 दिन तक पढ़ाने नहीं जा पाए, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली इन ड्रंक स्टेट। वो कह रहे गुरुजी की मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं हाथ पैर ही नहीं हिला पाऊंगा, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कुछ करने की, बस ऐसा लग रहा है भयंकर नशा चढ़ा हुआ। ये सभी एक्सपीरियंसेस तो आपको भी हुए थे? हाँ हाँ हाँ, और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, लोगों को अच्छे लेवल के एक्सपीरियंसेस हुए। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में एक ऐसा फेज आया जब गुरुजी चले गए तो मैं काफी इनकम्प्लीट फील कर रहा था। तो मेरे एक शिष्य थे, गोरखपुर से थे शायद, और वो काफी यंग थे उस वक्त, वो दीक्षा ले चुके थे। अच्छा, उसी दौरान में एक गुरुजी हैं, उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी कि शायद मैं इनको गुरु के रूप में देख सकता हूँ। अच्छा, मेन बात ये थी कि वो भी बॉडी छोड़ के जा चुके थे, लेकिन थोड़ा श्रद्धा भाव उन पर उत्पन्न हो गया था कि मैं इनके रास्ते से कुछ कोशिश करता हूँ, इनके कोई शिष्य वगैरह हो तो उनसे कुछ सीखता हूँ। मेरे शिष्य को, जो वहां पर गोरखपुर में थे, उनको एक संत आते हैं सपने में, बल्कि मेडिटेशन के दौरान में उनको ये मैसेज मिलता है कि आप जो संत थे जिनके प्रति मैंने श्रद्धा भाव रखा हुआ था कि मुझे अगर ये होते तो मैं इनको अपना गुरु बनाता, उन्होंने उनको दर्शन दिया और बोला, उनको कोई विद्या दी, एक कोई मंत्र दिया, और साथ में ये बोला कि तुम्हारे गुरुजी भी मुझे अपना गुरु बनाना चाहते थे। एंड ही केम बैक टू मी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, किसी को मतलब किसी को नहीं बताई थी कि मैं किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखता हूँ, उसको गुरु बनाना चाहते हैं। वो 19 साल का लड़का मुझसे आके बोलता है कि गुरुजी, वो गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे गुरुजी भी मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं। एंड आई वाज लाइक, ओह माय, यहाँ कुछ भी छुपा नहीं है। आपके जो शिष्य को भी एक्सपीरियंस हुआ, जो उनको मैसेज मिला, एक्चुअली हम सूक्ष्म रूप से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, तो शायद किसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं ना। यस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो ये उसी वजह से हुआ। जी जी। और अमूमन जो लोग साधना कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई यूएस में है, कोई नेपाल में है,
कई ऐसे साधक हैं मेरे साथ में कि हम बात कर रहे होते हैं एंड दे कुड फील द एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अब उनका इतना अलाइनमेंट हो गया है मेरे साथ में कि बात करते करते एंड दे स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी। मतलब ये महातंत्र योग में कोई तंत्र यूज नहीं करते हैं। देखिए, तंत्र मुझे जो समझ में आया वो वर्ड इसीलिए वहां पर यूज किया गया है क्योंकि हम अपने बायोलॉजिकल फोर्सेस को यूज करते हैं। बेसिकली यू आर यूजिंग योर बॉडी, आप अपनी ब्रेथ को यूज कर रहे हो और अंदर जो एनर्जी चल रही है वाइब्रेशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, आप उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए उन एनर्जीज का जो सोर्स है वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। और एनीथिंग जो कि एक टेक्नोलॉजी का रूप ले लेती है वो तंत्र की कैटेगरी में ही आ जाती है। ठीक है, जो हमारा एक लेमन अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज मुझे तंत्र जैसा उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, आपको सच कहूं तो मुझे भी व्यक्तिगत ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लॉजिक यही लगा पाया मैं कि क्योंकि हम बायोलॉजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉब्ली दैट्स व्हाई इट कम्स इन द फील्ड ऑफ तंत्र। बट तंत्र से कोई ये भी सोच सकता है कि कोई तांत्रिक है, आप तांत्रिक हो, आप तंत्र मंत्र सिखा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं है। ये सिंपल यौगिक पाथ है और जो कि मिडल पाथ है, जो कि सुषुम्ना का मार्ग है, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। तो इट्स बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ योर सुषुम्ना थ्रू व्हाटएवर प्रैक्टिस वी टीच। एंड और चूंकि एक ये रिच परंपरा से आया हुआ मेथड है, इसलिए एक ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है कि हाँ, एक जी मतलब रिलायबल चीज है जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये दिस इज़ वेरी अनकॉमन, क्योंकि सिद्ध आश्रम से खुद आपको ये दो विधियां मिली हैं, टेक्निक्स मिली हैं मेडिटेशन की। जी, आपने हमें सिद्ध आश्रम की परंपरा की साधनाएं बताई हैं आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हमारे व्यूअर्स भी इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू लक्ष्मी।